स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक उस जगह पर बनाया जाएगा जहां शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने नजरबंद किया था। ये स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। कुछ दिनों पहले आगरा पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस जगह शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया था उस जमीन को अधिकृत करके महाराष्ट्र सरकार वहां एक भव्य स्मारक बनवाएगी। अब फडणवीस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए बजट में जरूरी फंड को आवंटित कर दिया है। आगरा में कुछ दिनों पहले पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक देखने आए हैं। ये स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। आगरा में अब जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनकर तैयार होने जा रहा है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आगरा के लोगों का सपना अब सच होने जा रहा है। अब वर्षों से मैं जिस काम में लगा हुआ था, लगभग 6-7 सालों से, अब उसका मेरा स्वप्न और आगरा वासियों का वो स्वप्न साकार होता प्रतीत हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इशारा दिया है और महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने बजट में प्रावधान किया है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार ने एक शासन आदेश जारी कर दिया है और जिसमें जल्द ही भव्य स्मारक बनने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही कोठी है जहां पर इतिहासकार बताते हैं कि इसी घर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था और यहीं पर ही उनको कई महीनों तक बंदी बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी चतुराई के कारण यहाँ से जाने में सफल रहे थे और उसके बाद वे दोबारा महाराष्ट्र पहुंचे, जिसके बाद बीती फरवरी के महीने में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगरा पहुंचे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दौरान आगरा किले में बड़ा कार्यक्रम किया गया था। उस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनना चाहिए। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगरा में छत्रपति शिवाजी का स्मारक बनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। एसपी प्रवक्ता ने कहा कि साथ में उनके आईबी चीफ मौलाना हैदर अली का भी स्मारक बनना चाहिए। स्मारक बनाने का कदम है महाराष्ट्र की सरकार का, कदम बहुत अच्छा है। उनका स्मारक बनना चाहिए और हम ये समझते हैं कि बहुत भव्य बनना चाहिए। बस ये कि उसमें कोई भ्रष्टाचार शामिल ना हो स्मारक बनने में। दूसरा ये कि जो शिवाजी की ज़िंदगी है, अगर उनके आईबी चीफ मौलाना हैदर अली का अगर हम नाम निकाल दें, सबसे जो उनके कॉन्फिडेंट थे उनकी सेना में, वो मौलाना हैदर अली थे। तो मुझे लगता है कि उनका भी एक स्मारक बगल में होना चाहिए। उनके जो सेनापति थे वो एक मुसलमान थे, उनका होना चाहिए। उनके ओएसडी एक मुसलमान थे, उनका भी स्मारक, क्योंकि वो शिवाजी इन मुस्लिम जो उनके स्टाफ थे, जो कैबिनेट थी, उनके बगैर शिवाजी अधूरे हैं। और सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के काम के आगे सत्ता भी कुछ नहीं है। अगर इसके लिए सत्ता छोड़नी भी पड़ती है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक अयोध्या को पहचान दिलाना जरूरी था। अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए,
लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये वही यूपी है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाया जा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उससे कोई बेरोजगारी का सवाल न पूछ ले, उनसे कोई ये न पूछ ले कि भाई किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ, उनसे कोई जाति जनगणना पे सवाल न पूछ ले। तो इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब सलार गाजी के मेले का बहाना बनाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को जनता समझती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि राम तो एसपी के साथ हैं, इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत हासिल की। बीजेपी सिर्फ भगवान राम के नाम पर सियासत करती है। प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। पहले भी अयोध्या में प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हम अयोध्या में भी जीते हैं और हमें 43 सीट पे गठबंधन को उन्होंने जिताया है। और हम प्रभु के बच्चों की बात हमेशा करते हैं। तो प्रभु तो समाजवादियों से खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि हम उनके जो बच्चे हैं उनकी महंगाई, बेरोजगारी, उनकी परेशानियों का सवाल उठाते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत अब ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर ओबीसी का हक छीनने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। सर, कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, उस पर भाजपा ने विरोध किया, विधायक भी आपके निलंबित कर दिए। मुस्लिमों को आरक्षण नहीं, ओबीसी के हिस्से पर कांग्रेस की सरकार ने श्री राहुल गांधी के इशारे पर डाका डाला है। संविधान ने इसकी अनुमति नहीं दिया है कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण, चाहे नौकरी हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे ठेकेदारी हो, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो पहले पीठ में छुरा भोंका, पहले मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल किया और फिर मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण 4% देने का कैबिनेट का निर्णय लिया, फिर सदन में उसको पास कराने का काम किया। इसकी भारी कीमत देश भर में कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। वैसे भी पैदाइशी रूप से कांग्रेस ओबीसी की विरोधी है, दलितों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। बातें पिछड़ों की करेंगे, दलितों की करेंगे, आदिवासियों की करेंगे, गरीबों की करेंगे, लेकिन उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकेंगे और पेट में लात मारेंगे। और यह उसी प्रकार का खेल किया है कांग्रेस ने, जिसकी इनको भारी कीमत चुकानी है। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ खड़ी होती है ऐसे मुद्दों पर। समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर वो कांग्रेस के सहयोगी दल है, कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं और ओबीसी का हिस्सा लूटा जा रहा है, तो श्री अखिलेश यादव जी की चुप्पी उनको भी घातक साबित होगी। समाजवादी पार्टी ने केशव मौर्य पर पलटवार किया। पार्टी ने पूछा, सबसे पहले ये बताएं कि जिन जिन राज्य में उनकी सरकारें हैं, क्या उन्होंने 28% ओबीसी का कोटा दिया है? पिछले 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं? मौर्य का ये बयान है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बैकवर्ड्स दलित का आरक्षण और उनके अधिकार खा रहे हैं। तो मैं सीधा सवाल उनसे पूछता हूँ, कितनी बीजेपी शासित राज्यों में
बीजेपी ने पिछड़ों का जो आरक्षण 14% है उसको बढ़ाकर 28% किया। हवाई बातें करना, वैसे आप फर्जी उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्राथमिकता दर्ज करा चुके हैं। आपने अपने इतने 8 साल के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अब तक पिछड़ों को ना तो कोई अधिकार दिया, ना उनके हक की लड़ाई लड़ी। एक और संभल में मुगल शासक महमूद गजनवी के भांजे और सेना नायक सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को औचित्यहीन बताते हुए प्रशासन ने जहां पहले ही रोक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर अब बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र पर लगने वाले मेले पर भी पाबंदी लगाए जाने की मांग तेज हो गई है। इस दौरान बहराइच में सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही कहेंगे। कांग्रेस ने इसे मुद्दों से भटकाने की समझी साजिश बताया है, वहीं पर एसपी ने भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का काम जो है हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना है। रही बात मेले की, तो हिंदुस्तान में तमाम ऐसे मेले लगते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत रही है और उनका एक इतिहास है, जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान की कल्चर से, हिंदुस्तान की तहजीब से। भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उससे कोई बेरोज़गारी का सवाल ना पूछ ले, उनसे कोई ये ना पूछ ले कि भाई किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ, उनसे कोई जाति जनगणना पे सवाल ना पूछ ले। तो इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब सलार गाजी के मेले का बहाना बनाया जा रहा है। ये बात पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि ये शेख सालार वाली जो एक मज़ार है और वहाँ पे जो मेला लगता था हर साल, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर थोड़ी सी बुगाहट थी कि ऐसे व्यक्ति के लिए उसको महिमा मंडन करते हुए एक मेला लगे, ये उनको कुछ समझ में नहीं आता था। और हमने ये भी देखा कि इन्हीं दिनों सुहेल देव महाराज के लिए भी वहाँ पर एक मूर्ति लगी और उनके सम्मान में भी काफ़ी काम हुए हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह के जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रांता थे, उनके महिमा मंडन के लिए जो भी चीज़ें अभी तक होती आई हैं उनमें धीरे धीरे कमी तो आई है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीज़ पर अचानक रोक लगाने से कहीं कोई और अप्रिय घटना ना हो। संभल के बाद बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर भी रोक लगाई जा सकती है। गुरुवार को बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और जहां महाराजा सुहेल देव के पराक्रम का जमकर बखान किया, तो वहीं ये साफ किया कि अब किसी भी कीमत पर किसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले लोग देशद्रोही हैं और अब इसे नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि संभल के नेजा मेले के बाद बहराइच में भी जो सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र है उस पर लगने वाले मेले को रोका जा सकता है, जिसको लेकर सपा कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने जमकर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं मौजूदा सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल का हब बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। योगी सरकार की तरफ से प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नए टेक्सटाइल पार्कों में निवेश के लिए ताज होटल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समिट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, यूपी टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित हो सकता है। सरकार ने निवेशकों के लिए प्रदेश में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक
क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। औरंगजेब और गाजी के मजार को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। अब इन मजारों को हटाने को लेकर यूपी में होर्डिंग्स और पोस्टरबाजी भी देखने को मिल रही है। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ इन दिनों सियासी बयानबाजी चरम पर है। औरंगजेब की तारीफ और सालार गाजी को संत बताने पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर कहा कि उन्हें छावा फिल्म देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद उनको पता चलेगा कि औरंगजेब क्रूरता का दूसरा नाम था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। केशव मौर्य ने अखिलेश पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब गाजी को संत बताने वाले देख ले कि वो अत्याचारी थे। अखिलेश को अबू आजमी और अपने सांसदों के बयान पर सफाई देनी चाहिए। जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी अबू आजमी के बयान पर चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने संभल में सैयद गाजी के मुद्दे पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को घेरा और पूछा कि एक आक्रमणकारी संत कैसे हो गया। और उनके मन में इतनी नफरत है कि वो हर चीज को धार्मिक नजरिए से देखते हैं और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। हो सकता है कि औरंगजेब को भी सूफी कह दें। जो लोग धार्मिक कट्टर थे, जिन्होंने राम मंदिर को गिराया और वहां पर मस्जिद बनाई, तो उनके लिए हो सकता है ऐसे लोग धार्मिक हों। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको व्यवहार पसंद है वो देश में रहे और जिनको तलवार पसंद है वो तलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाएं। पहले तलवार से त्योहार बनता था, धन्य हो योगी जी, अब व्यवहार से त्योहार बनता है। अब व्यवहार से त्योहार बनता है। जिसे व्यवहार पसंद होगा वो भारत में रहेगा, जिसे तलवार पसंद होगा वो तलवार पहनकर इस देश से चला जाए, उसका कोई जरूरत नहीं।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया, जैसे महाकुंभ मेला हुआ वैसे ही सालार गाजी का मेला होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, महाकुंभ मेला जैसे हुआ है वैसे ही जो है सालार मसूद का भी मेला होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शासन नहीं देगा अगर परमिशन तो अदालत से परमिशन होगी। औरंगजेब और गाजी की मजार हटाने को लेकर लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये होर्डिंग लगाई जिसमें आक्रांता औरंगजेब और गाजी का नामो निशान मिटाने की बात लिखी है। भारतीय गौ सेवा संस्था के कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाई है। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के खिलाफ लगातार हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में भी जारी है। तमाम तरह के बयान सियासी चर्चाओं में हैं और औरंगजेब से संबंधित वाद विवाद भी लगातार जारी है। अब मामला होर्डिंग पर अटका है और ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर लगाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ संभालेगी। इसके लिए पहले फेज में सीआईएसएफ के 1000 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। यमुना अथॉरिटी सीआईएसएफ जवानों के आवास की व्यवस्था करेगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी सेक्टर 22A में 13 एकड़ से ज्यादा जमीन का आवंटन करेगा। बता दें कि 15 मई तक कार्गो और डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होंगे और 25 जून तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। नेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथ में होगी और ऐसे में सीआईएसएफ जवानों के रहने की व्यवस्था का इंतजाम यमुना प्राधिकरण करेगा। आपको बता दें, सेक्टर 22A में 13.64 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा जो कि निःशुल्क होगा। सीआईएसएफ के अधिकारियों की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है और अब इस प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में ले जाएगा जो कि 28 मार्च को होगी। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 1047 सीआईएसएफ के जवान पहले फेज में तैनात होंगे और इसमें कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक सर्विस रोड पर जा गिरा और ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना मटसेना इलाके में हुआ है। ट्रक हरियाणा से मक्का लेकर बिहार जा रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बरेली में नाबालिग लड़की को अगवा करने का मामला आया है सामने। उसके दोस्त पर क्लास 9 की छात्रा का अपहरण। पिता ने 3 लड़कियों पर गाड़ी से अगवा करने का आरोप लगाया। इसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़ित के पिता ने महिला पर गैंग चलाने का आरोप लगाया। मामला समलैंगिक संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। बुलंदशहर में पूर्व सभासद पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। मामला कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के मोहल्ला पाठक का है, जहां दुकान से वापस लौट रहे पूर्व सभासद को गोली मार दी गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। और ब्रज में वसंत पंचमी से शुरू हुए होली महोत्सव का आज आखिरी दिन है। भगवान रंगनाथ श्रद्धालुओं के साथ होली खेल रहे हैं। भगवान को रंग लगाने के बाद होली शुरू हुई है। खुशी से भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम रहे हैं। इस दौरान मंदिर के पुजारी रथ से भगवान का प्रसादी रंग गुलाल और फूल भक्तों पर बरसा रहे हैं। भगवान रंगनाथ की सवारी वृंदावन में मंदिर के 12 द्वारी मंडप के पास पहुंची। यहाँ भगवान को चांदी की पिचकारी से रंग लगाया गया। फिर भगवान की सवारी 12 द्वारी मंडप से निकलकर मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए बाहर निकल गई। मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान करीब 2 कुंतल फूलों से भगवान ने होली खेली। पूरा मंदिर परिसर फूलों की होली से रंगता नजर आया। बता दें कि ब्रज में होली महोत्सव 40 दिनों तक चलती है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।